हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी फुल कोर्स का चैप्टर 6 है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक आपका फिस्कल, एक आपका पॉलिसी। तो सबसे पहले पॉलिसी की बात करते हैं। पॉलिसी क्या होती है? तो पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती, पॉलिसी किसी इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है, पॉलिसी किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है। सो सपोज से कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 5% से कम करे, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स जो है वो स्टार्ट करती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए हम ये आपका जो एक्शन है वो लेंगे। तो ये जो आपका एक्शन प्लान है, देयर शुड बी एन एल इन दैट। तो आपका ये जो एक्शन प्लान है, तो जब ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसको हम पॉलिसी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बन जाता है। और इसमें क्या होता है, अगर ये पॉलिसी में रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बेसिकली इस पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट के कुछ खर्चे करती है, सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो उसको खर्चे करने पड़ेंगे उस स्कीम के लिए, और उस खर्चे करने के लिए उसको रेवेन्यूज चाहिए, बेसिकली उसको इनकम चाहिए। तो जब गवर्नमेंट ये प्लान बनाती है कि कोई भी पॉलिसी के लिए उसको जो खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे, उसको वो कैसे स्पेंड करेगी, और उसकी जो इनकम है वो कैसे होगी, तो ये जो पूरे प्लान्स है, जो उसके खर्चे और उसके रेवेन्यू जो उसकी इनकम से रिलेटेड है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, जो एक्शन प्लान गवर्नमेंट लेती है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फिस्कल पॉलिसी के पार्ट्स क्या हैं। तो जैसे कि हमने समझा कि फिस्कल पॉलिसी के दो पार्ट्स हैं, एक कि गवर्नमेंट खर्चे करने के लिए, यानी उसके जो खर्चे हैं उसका जो एक्सपेंडिचर है, दूसरा उसके जो रेवेन्यूज है यानी उनकी इनकम है। तो दो पार्ट्स जो है कि जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये जो मेरे रिसोर्सेज हैं, ये जो मेरे रेवेन्यूज हैं, ये कहाँ से आ सकते हैं, बेसिकली आपके टैक्सेस से आ सकते हैं। गवर्नमेंट जब टैक्सेस कलेक्ट करती है तो उसके पास इनकम आती है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट बहुत सारे पीएसयूज में गवर्नमेंट का स्टेक है, तो गवर्नमेंट जब वो सेल कर देती है तो उसके पास रिसोर्सेज आते हैं, जो जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, तो बेसिक अगर गवर्नमेंट लोन लेगी तो एक तरह से उसके पास इनकम आएगी, एक तरफ से उसके पास रिसिप्ट इनकम, मनी विल फ्लो इनसाइड। तो ये जो तीन चीजें हैं इसको हम रेवेन्यूज बोलते हैं। तो ये रेवेन्यू के आपके रिसोर्सेज हैं। उसी तरह एक्सपेंडिचर, उन्हीं रेवेन्यूज को गवर्नमेंट स्पेंड किस पे कर सकती है? रोड्स पे कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, लोन्स दे सकती है। तो ये जो पूरा रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का कि कहाँ से रेवेन्यूज लेने हैं, उसको कैसे स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना है, उसका जो पूरा डिटेल जो गवर्नमेंट बनाती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी डिटरमाइन करती है कि उसको जुडिशली कैसे यूज करें। जस्ट नॉट कि प्लान कर दिया यहाँ स्पेंड करने और कर दिए, इट हैज टू बी डन इन अ मैनर की वेस्टफुल जो आपके एक्सपेंडिचर है वो मिनिमाइज हो। तो फिस्कल पॉलिसी दोनों चीजों को कंसर्न करती है, एक तो क्वांटिटी कि पैसा कहाँ से कब कितना उठाना है, कहाँ से कितना लगाना है, प्लस उसको जुडिशली यूज करना है। तो ये थी आपकी फिस्कल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लेती क्यों है, बेसिकली इसके गोल्स क्या है? एक, इससे आपका जीडीपी बढ़ता है। गवर्नमेंट जब खर्चे करती है इकोनॉमी में तो उससे आपकी ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। फिर आपकी डेवलपमेंट होती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कई बार क्या होती है, लोअर स्टाटा के लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, बहुत सारे खर्चे करती है। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी इक्वालिटी एक इकोनॉमी में अचीव हो रही है, उसी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी अचीव होती है। तो बेसिकली प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो बेसिकली क्या है कि ग्रोथ ऐसी ना हो कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो ये जो पॉलिसी है ये इंश्योर करती है कि सस्टेनेबिलिटी हो। देन योर ग्रोथ शुड बी इंक्लूसिव। हर जो स्टेटा है, हर हर एक इनकम लेवल के लोग हैं, सबकी डेवलपमेंट होनी जरूरी है। तो वो गवर्नमेंट इस फिस्कल पॉलिसी से इंश्योर करती है कि जहां पर वो बहुत सारे जो एमएसएमईज हैं उनको, जहां बहुत ही लो इनकम लोग जो है काम कर रहे हैं, विमेन जो है वो चला रही हैं, तो इस तरह गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है इन सब चीजों के लिए फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। देन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स पे, टेलीकॉम पे इन्वेस्ट करती है इस फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, तो बेसिकली हमारे लेबर के लिए बहुत लॉस रिक्वायर्ड है कंट्री में, क्योंकि लेबर अबंडेंट कंट्री है इंडिया। तो उसके लिए ये फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट
इंश्योर करती है। नाउ वी कम टू द स्ट्रीम। सो बेसिकली ये जो फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं, तो ये जो कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। वन इज कैपिटल अकाउंट, द अदर इज द रेवेन्यू अकाउंट। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कोई भी इनकम जिससे आपका एसेट क्रिएट होता है, तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है, सो बेसिकली गवर्नमेंट ने कोई एसेट था कम, उसके बाद उसने सेल कर दिया, तो आपका एसेट कम हुआ इस केस में, तो आपका जो एसेट पोजीशन चेंज होती है उससे इनकम आती है या जाती है, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरह आपकी लाइबिलिटी पोजीशन, गवर्नमेंट ने लोन लिया या दिया, वो चेंज होती है, तो आप उसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो आपकी जो लोन्स गवर्नमेंट के वापस आए, गवर्नमेंट ने एसेट्स सेल करे, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स करी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं जिससे एसेट पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, एक गवर्नमेंट ने जो उसके लोन्स दिए, ठीक है, जब गवर्नमेंट लोन्स दे रही है तो एक खर्चा हो रहा है, तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा क्योंकि उसकी लाइबिलिटी पोजीशन चेंज हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी इन्वेस्टमेंट है जिससे आपका एसेट बनेगा, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर उसी तरह अगर हम रेवेन्यू अकाउंट की बात करें, तो एनीथिंग जब उससे कोई एसेट या लायबिलिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी होंगी जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने कलेक्ट करे, या नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है अपने लोन्स पे, उससे आपकी कोई एसेट या लायबिलिटी में चेंज नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट न्यू लोन लेती है तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा, लेकिन अगर वो उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट दे रही है तो उसकी उससे लाइबिलिटी में कुछ चेंज नहीं आया, तो वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में आएगा। उसी तरह डिफेंस, जब डिफेंस के लिए खर्चा हो रहा है तो उससे कुछ एसेट नहीं बन रहा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं है डिफेंस में, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। उसी तरह गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट करती है, और आपकी उज्ज्वला स्कीम और ये सब स्कीम, इंडिया के केस में ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि मोस्टली ये जो स्कीम्स होती हैं ये जो लोअर स्टाटा के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए है ये स्कीम्स। सो इससे कुछ एसेट नहीं क्रिएट हो रहा, लाइबिलिटी नहीं कम हो रही, तो ये हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं इन द केस ऑफ इंडिया। तो जैसा कि डिफरेंस हम समझ चुके हैं एसेट और लाइबिलिटी पोजीशन के टर्म्स में। और अपार्ट फ्रॉम दिस रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट, पहले हम एक प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्लूड किया करते थे अपने बजट में। सो बेसिकली हम कहते थे ये प्लान एक्सपेंडिचर है, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। पर इससे क्या होता था, क्योंकि जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपका है वो कम करने के लिए, जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं कोई भी रोड्स पे, तो वो कम करने के लिए जो था, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि उससे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आपका कम होता था, टारगेट्स अचीव होते थे, इससे इकोनॉमी की सिचुएशन बुरी होती थी, इसलिए अब ये अबॉलिश कर दिया गया है ऑल टुगेदर। नाउ वी हैव द टर्म्स जो डेफिसिट के से रिलेटेड है। तो रेवेन्यू अकाउंट आपका जो है कैपिटल अकाउंट में, उसमें एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सो बेसिकली जितना भी आपका खर्चा है जिससे आपका एसेट नहीं क्रिएट हो रहा, जिससे आपका लाइबिलिटीज में कुछ चेंज नहीं आ रहा, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, माइनस जो आपकी जो इनकम आ रही है जिससे एसेट और लाइबिलिटी में कुछ चेंज नहीं है, तो इससे आपका जो डेफिसिट क्रिएट होता है, ये जो डिफरेंस, बेसिकली जो खर्चे ज्यादा है रेवेन्यू अकाउंट में एज कम्पेयर टू रिसिप्ट्स, उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। और रिमेंबर ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अगर कुछ स्पेंड किया, जिस कोई स्कीम में स्पेंड किया, जैसे उज्ज्वला स्कीम में स्पेंड किया, तो वो खर्चा भी इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। तो अब क्या होता था, क्योंकि ये खर्चा इंक्लूड होता था तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो था बढ़ जाता था। लेकिन एक तरह से ये तो एक गुड एक्सपेंडिचर है ना, ये खर्चा करके तो हम किसी लोअर स्टाटा के लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा खर्चा है। तो इस चीज का इफेक्ट को दिखाने के लिए हम एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे आए। इसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स करने लगे। तो बेसिकली हम इसमें से वो अमाउंट माइनस कर देते थे जो ये स्कीम्स में एसेट्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने अगर रोड्स बनाने के लिए कुछ स्कीम चलाई, तो उससे रोड्स जो है कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, इसमें जो खर्चा हुआ ये हम माइनस कर देते थे इस रेवेन्यू डेफिसिट में से, ताकि हमें पता चले कि रियल जो डेफिसिट है वो क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। पर ये रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोथ हैव बीन डिस्कार्डेड इन 2018 टू 19। उसका रीजन ये है कि ये कैपिटल अकाउंट को इग्नोर करता है, एंड कैपिटल अकाउंट इज एन एसेंशियल फीचर, जिस वजह से इन दोनों को अब डिस्कार्ड कर दिया गया।
Now we come to the concept of fiscal deficit. It is a very important concept क्योंकि आए दिन न्यूज में यही आता है कि फिस्कल डेफिसिट इतना है, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इतना है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इसका फॉर्मूला इज आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो आपने टोटल खर्चा किया, चाहे वो रेवेन्यू अकाउंट से किया, चाहे आपने कैपिटल अकाउंट से किया, वो पूरा खर्चा माइनस टोटल रिसिप्ट्स. अब ये जो रिसिप्ट्स है, बेसिकली जो इनकम है, हमने देखा जो इनकम आ रही है, एक उसका सोर्स था लोन. तो गवर्नमेंट अगर कोई लोन ले रही है तो वो भी एक तरह से द मनी इज कमिंग इन, तो इट इज अ रिसिप्ट. तो वो अमाउंट हम इन रिसिप्ट से निकाल देते हैं. तो बेसिकली टोटल रिसिप्ट्स एक्सेप्ट डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट. सो बेसिकली ये सिर्फ वो रिसिप्ट्स हम इंक्लूड करते हैं जिसे डेट नहीं क्रिएट हो रहा, तो हम लोन्स वाले अमाउंट को निकाल देते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली अगर खर्चा ज्यादा है और हमने लोन लेकर कवर ही कर लिया, तो वो एक इकोनॉमी की करेक्ट डेफिसिट पोजीशन को शो नहीं करता. तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर माइनस वो रिसिप्ट्स करी जिससे कुछ डेट नहीं क्रिएट हुई, यानी कि एग्जांपल इज लोन्स. तो इससे हमारे पास ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट आता है इकोनॉमी का. तो बेसिकली ये वो डिफरेंस दिखाता है. अब इसको पूरा करने के लिए जो खर्चे ज्यादा है, गवर्नमेंट या तो लोन ले सकती है. अब उसको लोन किससे लेना है? उसको मार्केट से लोन लेना है, उसको आरबीआई से लोन लेना है. अगर वो आरबीआई से लोन लेगी तो क्या उसको सिक्योरिटीज के थ्रू करना है, या वो आरबीआई को कहेगी हमारे लिए मनी और प्रिंट करो. तो ये जो डिसीजंस उसको मेक करने हैं, उसको पता लगाने के लिए हमें ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट पता होना बहुत जरूरी है. उसी वजह से या जब हम टोटल रिसिप्ट्स कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम लोन अमाउंट जो है वो कंसिडर नहीं करते. उसके बाद हमारे पास एक अलग कंसेप्ट आता है, दैट इज नेट फिस्कल डेफिसिट. तो बेसिकली क्या होता है, कुछ इसमें जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का कंसेप्ट होता है, तो गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर में वो लोन्स देती है. तो गवर्नमेंट अगर लोन दे रही है, वो भी एक तरह का उसका एक्सपेंडिचर है. लेकिन अगर वो कोई लोन अब स्टेट्स को दे रही है या अपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को दे रही है, तो एक तरह से वो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो आपका नेट फिस्कल पोजीशन पता चलेगी. तो बेसिकली ये वो अमाउंट को दिखाता है, नेट फिस्कल डेफिसिट वो अमाउंट दिखाता है जो गवर्नमेंट ने लोन अपने ले रखा है, माइनस जो लोन्स उसने पीएससी और स्टेट्स को दे रखा है. तो बेसिकली ये जो एक्सपेंडिचर है, ये तो गवर्नमेंट के पास वापस आएगा जब, तो उसकी जो फिस्कल पोजीशन है वो इंप्रूव हो जाएगी. तो ये एक तरह से नेट फिस्कल डेफिसिट भी कैलकुलेट एक इकोनॉमी में किया जाता है. नाउ वी कम टू द बजट डेफिसिट. तो बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. इसमें से हम जब एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं तो पूरा एक्सपेंडिचर लेते हैं. जब हम रिसिप्ट्स कैलकुलेट करते हैं इसमें, तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें वो रिसिप्ट्स नहीं लेते जो लोन लेकर हमारे पास अमाउंट आया है. तो बेसिकली जो इनकम, जो मनी हमारे अकाउंट्स में फ्लो करा है थ्रू लोन्स, वो भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं. तो अगर ये अमाउंट जो है वो पॉजिटिव आया, तो अगर आपका एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा है, तो यानी कि ये पैसे जो है ये आप लोन से पूरा नहीं कर सकते. ये वो अमाउंट है जो आपको आरबीआई से बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल रिसिप्ट्स में आपका जो मार्केट से आपने लोन उठाया हुआ है वो कवर हो जाता है. तो इस ये कंसेप्ट को अब डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि अगर एक इकोनॉमी का डेफिसिट आता है तो बेसिकली ये वो भी अमाउंट दिखाता है जो गवर्नमेंट मार्केट से बोरो नहीं कर पाई है. तो गवर्नमेंट अगर मार्केट से बोरो नहीं कर पाई है, तो दैट मीन्स उसकी फिस्कल पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है. तो इस वजह से ये अमाउंट जो ये बजट डेफिसिट का जो कंसेप्ट है, दैट हैज बीन डिस्कार्डेड नाउ. उसके बाद मोनेटाइज डेफिसिट की बात आती है. तो गवर्नमेंट अगर मार्केट से बोरो नहीं कर पाई, वो आरबीआई के पास जाएगी, उसको बोलेगी आप फ्रेश करेंसी जो है प्रिंट करिए. और ये जो इसको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो मोनेटाइज हो गया है. जो डेफिसिट वो प्रिंटिंग ऑफ मनी से पूरा करती है उसको मोनेटाइज डेफिसिट बोलते हैं. नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट. तो अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ बोरो किया, अब उसको इंटरेस्ट पे करना है उस लोन पे. तो पुराने लोन पे एक तो वो इंटरेस्ट पे करेगी और प्लस वो फ्रेश लोन उठाएगी मार्केट से. अब सपोज करिए जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी वो 6 रुपीज थी, और आपका जो फ्रेश लोन वो उठाती है वो 5 रुपीज था. तो वो 5 रुपीज का जो उसका जो एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा था रेवेन्यू से, तो उसने 5 रुपीज का आपका फिस्कल डेफिसिट आया, और उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी है 6 रुपीज की, तो ये -1 आया. तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट ने जो जो उसके रेवेन्यूज थे उसी से $1 की जो 1 रुपीज की जो इंटरेस्ट पेमेंट थी उसने अपने रेवेन्यूज से ही कर ली, तभी आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो
इंटरेस्ट पेमेंट से कम था। इस केस में हम बोलते हैं कि हमारे इकोनॉमी में एक प्राइमरी सरप्लस है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट वो अमाउंट को दिखाता है जो पैसे हम बोरो करते हैं न्यू लोन के लिए। ये पैसे वो अमाउंट नहीं है जो हमने पुराना इंटरेस्ट पे करने के लिए यूज किए। तो बेसिकली ये वो अमाउंट है जो हम न्यू लोन मार्केट से उठाते हैं अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट दैट इज पेड ऑन प्रीवियस लोन्स। नाउ वी कम टू द टर्म डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो बेसिकली जो डेफिसिट प्रिंटिंग ऑफ मनी से फाइनेंस होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की पोजीशन इतनी बुरी हो जाती है कि वो मार्केट से पैसा नहीं उठा पाती, तो वो आरबीआई के पास जाती है, कहती है आप प्लीज बोरो, प्लीज प्रिंट दिस मच करेंसी। तो जो डेफिसिट प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से सप्लाई होता है तो उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ये टर्म एक ही बार यूज करी गई थी, ये फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करी जाती, एंड बोलते हैं कि ऐसे डेफिसिट को फाइनेंस करना गलत है थ्रू प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। नाउ वी कम टू द लिमिट्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो बेसिकली अगर एक इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट है तो प्रॉब्लम क्या है? अगर फिस्कल डेफिसिट है, खर्चे ज्यादा हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जाएगी मार्केट में पैसा लेने, तो एक इंटरेस्ट रेट पे उसको चार्ज होगा। अब वो दोबारा दोबारा जाएगी तो जो लोन दे रहा है वो कहेगा अब मैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज करूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ज्यादा बोरो नहीं कर पाएगी एक इकोनॉमी में, और उसकी बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, उसकी रेटिंग्स पुअर हो जाएगी। हमारी जो पुरानी वाली जनरेशन, जो अब आगे आने वाली जनरेशन है, अब उनको जब ये लोन रीपे करना पड़ेगा वो सफर करेंगी। हमारा जो डेवलपमेंट के लिए फंड्स है वो कम हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर जो है वो बोरो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर 5 रुपीज सेविंग्स है और सारा गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया तो प्राइवेट के लिए क्या बचता है? तो यानी इसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी बोलते हैं, तो क्राउडिंग आउट हो जाएगी। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट एक पॉइंट तक ही लिमिटेड हो सकता है। नाउ वी कम टू द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो हमने पढ़ा था है, और उस साथ साथ उसका करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो बेसिकली अगर इंपोर्ट्स एक इकोनॉमी के बहुत ज्यादा है तो उससे क्या होगा, जो फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहेंगे कि वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री नाउ। अब क्या होगा, वो पैसा बाहर लेकर चले जाएंगे, जिससे आपका जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। रुपी का डेप्रिसिएशन कैसा दिखता है? पहले $1 का रेट था 60 रुपीज, अब $1 का रेट हो गया 70 रुपीज। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि आपका पहले जो आप एक गुड के लिए $1 60 रुपीज देते थे, अब उसी गुड के लिए आप 70 रुपीज दे रहे हो। तो आपके जो इम्पोर्ट्स है वो महंगे हो रहे हैं। जब आपके इम्पोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं तो आपके एक्सपोर्ट से वो कम हो रहे हैं, तो यानी आपका करंट डेफिसिट और भी बढ़ रहा है। प्लस जब करंट डेफिसिट और भी बढ़ रहा है, इसके साथ साथ एक इन्फ्लेशन हो रही है, क्योंकि अब गुड्स 60 रुपीज की जगह 70 रुपीज मिलते हैं, तो आपकी इन्फ्लेशन हो रही है। और जब इन्फ्लेशन हो रही है तो फिस्कल डेफिसिट भी आपका बढ़ेगा एक इकोनॉमी का। तो हमने बोला कि उस इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट जो है भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जब हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी अपने खर्चों के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, जब करंट अकाउंट होगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, और हमारी प्रॉब्लम जो है वो और एक्सैजरेट हो जाएगी। नाउ वी कम टू फिस्कल स्टिमुलस एंड फिस्कल कंसोलिडेशन। तो बेसिकली फिस्कल स्टिमुलस तब होता है कि जब एक इकोनॉमी का जीडीपी बहुत गिर रहा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इट कम्स इन और वो थोड़े पैसे लगाती है इकोनॉमी में। बेसिकली टैक्स कट करेगी। जब टैक्स कट करेगी गवर्नमेंट तो क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, एक तरह से वो ज्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगा। तो इकोनॉमी की जब जीडीपी गिर रही होती है तो गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस फॉलो करती है। उसी तरह जब इकोनॉमी का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा होता है तो वो बोरोइंग्स अपनी कम करती है और अपने खर्चे भी कम करती है। इसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन बोलते हैं। सो फॉर दिस वीडियो हम फिस्कल पॉलिसी का इतना ही पार्ट कवर करेंगे। सो दैट वाज ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द टॉपिक्स और एनी ऑफ द things that I have covered, you can write to me on my email gambhir615@gmail.com. So basically आप अपने doubts लिख के मुझे भेज सकते हैं, और either you can even arrange a doubt session, Zoom meeting with me if you have any doubts. So do reach out to me on my email ID if you have any doubts. So that was all. Thank you so much.